तो दोस्तों नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे, है ना। पढ़ाई में व्यस्त व्यस्त रहिए आप, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आइए आज हम लोग देखते हैं साथियों, चार्टर एक्ट 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी सत्ता को केंद्र में एक ही व्यक्ति में कंट्रोल किया जाए। आपको कंट्रोल करना हो आपके घर को तो कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसमें साथियों। इसमें वही किया गया है, किसी भी सत्ता को एक हाथ में कैसे शामिल कर दिया जाए। तो सत्ता को एक ही हाथ में कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सारी शक्ति उसको पहले देने पड़ेंगे। और वो सारी शक्ति देने के साथ साथ आपको कुछ विधि और कानून बनाना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये विधि है, ये कानून है, इसका उल्लंघन किए तो वो जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं वो आपको दंडित कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ मिलता जुलता आपको इसमें मिलने वाला है 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट साथियों, जैसा कि हमने कुछ कॉमेडी भाषा में जो बताया वही चीज़ हकीकत भी है। यहाँ पे पहला क्या किया जाता है, चार्टर एक्ट 1833 ये ऐसा विधेयक है, ऐसा आप कहें कि अधिनियम है जो कि ये भारत में कंपनी के शासन प्रणाली को किसी एक व्यक्ति में केंद्रित करने वाला कहा जाए। यानी कि एकीकरण कर दिया गया, प्रशासन को किसी एक व्यक्ति में केंद्रीकृत कर दिया गया। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रथम बार देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। इस तरह से केंद्रीकरण करने का मतलब क्या हुआ उस चीज को हम लोग जानते हैं। तो पहला प्रावधान जो साथियों इसमें किया गया केंद्रीकृत करने के लिए, वह यह किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी कि ब्रिटिश प्रांत था बंगाल, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कह दिया गया कि ये भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि मान लीजिए कि आप अपने घर में हो और आप किसी एक दायरे के अधिकार रखते हो और आपसे कह दिया जाए कि अब आप पूरे घर के गवर्नर जनरल बन गए, तो अब आपका पदनाम ऊपर हो गया। तो उसी तरह से ये है। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश प्रांत थे समस्त भारत में स्थित, जैसे आपका बंगाल हो गया, इधर बंबई प्रांत हो गया, मद्रास हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रांत हो गया, ये सारे के सारे प्रांत का एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, उसे कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। इस तरह से भारत के गवर्नर जनरल में जो नियुक्त किया गया उसमें जो शक्तियां निहित की गई, उसमें वो सारी शक्तियां निहित की गई जो नागरिक से संबंधित हों और जो सेना से संबंधित हों और जो विधि से संबंधित हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे कंट्रोल करना होगा। सारे जितने भी लोग हैं उनसे संबंधित सारी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। विधि बनानी हो, कोई भी विधि बनाना हो तो आपके पास विधि बनाना हो तो विधि से संबंधित आपकी शक्ति हो जाए। सेना से संबंधित शक्ति हो, यानी कि पावर से संबंधित हो तो भी आपके पास हो। तो इस तरह से क्या करेंगे, सत्ता को केंद्रीकृत कर ले जाएंगे। ऐसे में ही यहाँ पे भी किया गया। तो इस तरह से आप आइए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको कह दिया गया कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। इसके अलावा इस पद पर जो नियुक्ति की गई पहली, वह विलियम बेंटिक की गई। विलियम बेंटिक ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ प्रथम, तो आप कहेंगे कि प्रथम नियुक्ति जब विलियम बेंटिक की हुई तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा। इस तरह से साथियों इसकी शक्ति को अगर आप देखते हैं तो इसकी शक्ति में समस्त नागरिक से संबंधित एवं सेना से संबंधित शक्ति इसमें निहित कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, समस्त ब्रिटिश भारत के लिए विधायिका की असीमित शक्ति इसमें निहित कर दी गई। यानी कि कोई भी विधि बनाना हो तो गवर्नर जनरल बना सकता है। इसके अलावा क्या हुआ साथियों, अब यहाँ पर जैसे विधि से संबंधित जब है तो कोई भी विधि बनाना हो गवर्नर जनरल बना सकता है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल जो पद है ये कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल को
जो नियुक्त किया गया है वो विधि से संबंधित बहुत बड़े ज्ञाता हो या बहुत बड़े व्याख्याता हो। विधि से हो सकता है कि उनका नाता ना हो, तो ऐसे में विधायिका से संबंधित या विधि से संबंधित उनको कुछ ना कुछ सलाह देने के लिए, कुछ ना कुछ सहायता करने के लिए उनकी परिषद में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई। अब वह जो व्यक्ति नियुक्त हुआ वह किससे संबंधित होना चाहिए? वह उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वह विधि का ज्ञाता होना चाहिए। इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्य हुआ करते थे अब 4 सदस्य कर दिए गए, और वो चौथा सदस्य जो नियुक्त किया गया वह किस लिए नियुक्त किया गया? वह नियुक्त किया गया विधि से संबंधित सलाह देने के लिए। तो इस तरह से देखिएगा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सहायता के लिए चौथे सदस्य जो कि कानूनी सदस्य था को शामिल किया गया। अब इस तरह से साथियों जो चौथे सदस्य को शामिल किया गया तो अब 4 सदस्यीय परिषद बन गई। अब ये जो 4 सदस्यीय परिषद बनी साथियों, अब जो ये विधि बनाएगी यानी कि 1833 के बाद से जो ये विधि बनाई वह अधिनियम कहलाया, और इसके पहले जो 3 सदस्यीय परिषद थी वो जो विधि बनाई हुई थी उसको क्या कहा गया? विनियम कहा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब परिषद द्वारा पारित कानून जो हुए वह अधिनियम कहलाए, और इसके पहले वाले जो कानून थे वह विनियम कहलाए। क्लियर? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए और थोड़ा सा 2 प्रावधान देख लेते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रावधान है साथियों, इसमें यह कहा गया कि अब कंपनी व्यापार करते करते थक गई भैया, अब क्या करेगी? प्रशासन चलाएगी, हुकूमत चलाएगी, गवर्नरी करेगी। ठीक है, तो ये जो करेंगे इसमें क्या करेंगे? वही काम करेंगे, यानी कि इनके क्या किए गए? समस्त व्यापारिक एकाधिकार जो था कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि और जो लोग हैं वो अपना व्यापार करें, हम जो होंगे वो खाली क्या करेंगे? गवर्नर जनरल बने रहेंगे, गवर्नरी करेंगे खाली। यानी कि क्या मतलब कि ये केवल राजनीति करेंगे, प्रशासन चलाएंगे। समझ में आया साथियों? थोड़ा बहुत मजाक चलता रहे तो मजा आएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा जैसे यहाँ पर कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार क्या थे? इनको समाप्त करके विशुद्ध रूप से प्रशासनिक एवं राजनैतिक निकाय बना दिया गया। अब यह कौन सी संस्था हो गई साथियों? विशुद्ध रूप से प्रशासन से संबंधित संस्था हो गई, और ये क्या हुआ? ये प्रशासन के अलावा राजनीतिक संस्था भी हो गई। तो यह अब कंपनी नहीं रह गई कि यह व्यापार करने के लिए आई, अब यह प्रशासन चलाएगी और क्या करेगी? यहाँ पे प्रशासन के अलावा राजनीति भी। ठीक, तो राजनीति और प्रशासन दोनों को चलाने के लिए क्या हो गया? ये हो गया जैसे कि राजनीति पहले क्या होता रहा होगा, वो राजा लोग करते रहे होंगे, लेकिन और क्या हुआ? अब ये राजनीति और प्रशासन दोनों चलाने के लिए यह पूरी तरह से 1833 से तैयार हो गया। अब ये पूरे भारत पर ये क्या करेंगे? प्रशासन चलाएंगे। इतना समझ में आया होगा साथियों? अगर आया तो थोड़ा सा वीडियो को भी लाइक कर दीजिए यार। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, वो ये है थोड़ा सा इन्होंने दरिया दिली दिखाने का प्रयास किया लेकिन दिखा नहीं पाए। दरिया दिली ये दिखाया इन्होंने कि इसमें क्या किया? इन्होंने कहा कि ऐसा है जो भारत के लोग हैं इनको भी सिविल सेवा में जाने का अवसर दिया जाएगा, यानी कि भारत के लोग भी अब ब्रिटिश यहाँ प्रांत जो है उसमें जो सिविल सेवक हैं नियुक्त किए जा रहे हैं उस सेवा में भारतीयों को भी अब नियुक्त किया जाएगा किसी परीक्षा के माध्यम से। कोई परीक्षा होगी, उस परीक्षा के माध्यम से जो क्वालिफाई होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिविल सेवकों के लिए सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की घोषणा की गई, यानी कि अब खुली प्रतियोगिता होगी और उस खुली प्रतियोगिता में सभी भारतीय, कोई भी भारतीय शामिल हो सकते हैं और जो क्वालिफाई होंगे वो इस पद पर चयनित हो सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब तो ये भारतीय अगर प्रशासन चलाने लग जाएंगे, डीएम एसपी ये बन जाएंगे तो हमारी कोई गलती होगी तो फिर लठ बजा देंगे। अब ये क्या कि कहना यार ऐसा नहीं करो, ये ना करो, ये ना करो, ये दूसरा न्याय दे दिए। कौन दिए साहब? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा ये प्रावधान नहीं चलेगा, ये प्रावधान को रद्द करो। पहले इनको डर लगा और इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिए। बहरहाल रद्द करेंगे तो कितना रद्द करेंगे, भारतीय भी लड़ते रहे और अंततः 20 वर्षों बाद हमको यह लड़ाई का फल मिला। और वह कब मिला? 1853 में। 1853 में जाकर के हमें इस सेवा में जाने के लिए इनके द्वारा अवसर दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो हमको रोक ही दिया गया। और क्यों रोका गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण।
ये प्रावधान क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। अब इस तरह से यह प्रावधान जब रद्द कर दिया गया तो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। इस तरह से आप साथियों देख रहे होंगे कि सारी सत्ता का कोई एक बिंदु कौन था, वह था गवर्नर जनरल, और उसका पदनाम जो बदल करके किया गया, क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके पहले क्या नाम था, वह बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। इस पद पर नियुक्ति किसकी की गई, विलियम बेंटिक की नियुक्ति की गई। और इस तरह से अब यहाँ पे जो विलियम बेंटिक नियुक्त हुआ, इसके अंतर्गत शक्तियाँ कौन कौन सी नियुक्त की गई, समस्त सेना, समस्त नागरिक से संबंधित, समस्त विधायिका से संबंधित। किस क्षेत्र के लिए, समस्त ब्रिटिश प्रांत के सेना, नागरिक और विधायिका से संबंधित शक्ति किसमें नियुक्त कर दी गई, ये नियुक्त कर दी गई गवर्नर जनरल के अंतर्गत। तो इस तरह से यह एक पहले विधेयक है जिसमें भारत की शासन प्रणाली को एकीकरण करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिएगा, प्रथम बार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रावधान जितने भी किए गए, राजनीतिक प्रावधान किए गए, यानी कि प्रशासन चलाने के लिए शीर्ष पदासीन जो अधिकारी होंगे या शीर्ष लोग होंगे उनके बारे में प्रावधान किया जा रहा है। गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये होगी, गवर्नर जनरल ये होगा, इसका नाम ये होगा। लेकिन जमीन पर जो डीएसपी, एसपी, जो डीएम, ये सभी, पुलिस, एसआई, ये सभी लोग कानून जो चलाएंगे, कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, उनको अरेस्ट करेंगे, उसके लिए कोई विधि होना चाहिए, ना कि ये विधि है तुम इस तरह से उल्लंघन किए, ये देखो ये विधि बना हुआ है। तो ऐसी विधि बनाने के लिए साथियों एक आयोग का भी गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत। और वो जो अधिनियम के तहत गठित किया गया वो आयोग, वह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इस तरह से उसने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया। उसने क्या किया, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया। आज भी जब आप थाने पे जाते हैं तो दरोगा साहब जो बताते हैं कि ये एक्ट के तहत, इस धारा के तहत, इस धारा के तहत आपके ऊपर इतना मुकदमा लग गया है, आपके ऊपर इतना मुकदमा लगाया गया, तो सारे धाराएं आपको बताएं वो यही दिए थे। कौन दिए थे, मैकाले साहब, वहीं से प्रेरित है। अब उसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी कर दिया गया आज़ादी के बाद, नहीं तो क्या होता है कि वहां से प्रेरित है, उसी से लिया गया है, वही लगभग गवर्न हो रहा है। अब बातें आती है साथियों, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि प्रथम विधि आयोग जो गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप तो बता देंगे लॉर्ड मैकाले। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद का प्रथम विधि आयोग गठित किया गया जो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे अरे यार तो नहीं पता। तो आइए उसको भी जान लीजिए, वो कौन था। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग जो गठित किया गया वो 1955 में गठित किया गया। 50 में संविधान लागू हुआ, 55 में गठित किया गया। और जो गठित किया गया उसके अध्यक्ष जो थे एम.सी. सीतलवाड़ थे। कौन थे, एम.सी. सीतलवाड़ थे। और यही साथियों एम.सी. सीतलवाड़ ही आपको बताएं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी के पद पर भी नियुक्त किए गए। किस पद पर, भारत के प्रथम महान्यायवादी के पद पर भी नियुक्त किए गए। कौन, यही एम.सी. सीतलवाड़। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया, यदि आपको कोई डाउट भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में थंबनेल जरूर लगाइए कि समझ में आया, या कोई डाउट है तो उससे संबंधित कमेंट जरूर करिए। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को और दोस्तों तक भी अपने पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, यही आपसे हमारी अपेक्षा है। बाकी तो हम अपना वर्क करते रहेंगे, चाहे आप गांव में बैठे हों, चाहे इलाहाबाद के रूम में ही किसी बैठे हों, फ्री में आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। और वो उस स्तर का मिलेगा जिस स्तर का आप कोचिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो उसमें भी मैं कोई बहुत इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा देता हूँ ना, बहुत बड़े ब्रांड जो भी टीचर हैं उनका भी मैं नोट्स देखा हूँ, इससे वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा देते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए, एक नोट्स बनाइए और साइड में आपकी किताब रखिए, पढ़िए, नोट्स देखिए, किताब पढ़िए और अपना तैयारी मजबूत करते हुए आगे बढ़िए।
बस इसी पे इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।